हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है ये हम आपको बताते हैं और बताते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में कहां पर निवेश के मौके बनेंगे। और आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबरों पर डिटेल रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज का मार्केट कैसा रहा, वरुण समझाएंगे किस भाव पर टीसीएस का बायबैक आएगा, कुशल बताएंगे इंफोसिस और विप्रो के नतीजों का अनुमान, आशीष से हम जानेंगे आपके बजट में सस्ता शेयर का पूरा हाल। ये सब हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार का मूड माहौल कैसा रहा। तो हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में अच्छी तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 60,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी 52 अंकों की मजबूती के साथ 18,056 के स्तर पर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी अपने एडिटर स्टेक में बाजार की लगातार तेजी पर क्या कह रहे हैं। जैसा हाल कल रात अमेरिकी बाजारों का था, उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, कमोबेश वैसा ही हाल भारतीय बाजारों का रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि हम उतना ऊपर नीचे नहीं हुए जितना अमेरिका में आपको कल रात ट्रेड दिखा। देखिए, एक तो ये कि भारतीय बाजारों में 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली थी कल, तो थोड़े टेक्निकली हम मजबूत हो गए। दूसरा, एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े नहीं थे, घरेलू फंड की तरफ से भी हल्के फुल्के खरीदारी के आंकड़े, ट्रेडर्स एक्टिव हैं, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और कोई खास खराब खबरें ऐसी है नहीं। उतार चढ़ाव जरूर हुआ है लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। इन सब के चलते भारतीय बाजार शांत शुरुआत करते हुए दिखे, जबकि एसडेक्स निफ्टी तो 60-70 पॉइंट नीचे था, लेकिन बाजार हमारे खुले ठीक। उसके बाद बेहद छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे और ज्यादातर वक्त हरे निशान में और 18,000 के ऊपर नजर आए। ये एक अच्छी बात थी। बैंक निफ्टी ने एक गोता जरूर लगाया, 38,000 के पास पहुंचा भी, लेकिन 38,500 के लेवल को भी छुआ और दिन के हाई पॉइंट की तरफ बैंक निफ्टी बंद होता दिखा और निफ्टी ने भी दमदार 18,050 के ऊपर की क्लोजिंग दी। तो तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत होते दिखे। आखिरी मिनटों में थोड़ा सपोर्ट अमेरिका से भी आता दिखा। डाउ फ्यूचर्स एकदम से छलांग लगाते हुए 125 पॉइंट ऊपर हो गए। तो ओवरऑल सारे संकेत बेहतर दिख रहे हैं और दमदार नतीजों का दिन है कल। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, उससे पहले भारतीय बाजारों में मजबूती का रुझान बरकरार। अच्छी बात यह है कि मेटल शेयरों की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार अपनी तेजी बरकरार रखने में कामयाब रहे। और साथ ही साथ एक और अच्छी बात है कि ब्रॉडर मार्केट में, कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी बरकरार रही। तो कह सकते हैं कि एक तरफा तेजी के बाद हल्का फुल्का दिन के दौरान का करेक्शन और बाजारों ने अपनी मजबूती का ट्रेंड आज भी बरकरार रखा। और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है विकास सेठी जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से मार्केट में एक एक्शन का माहौल बना हुआ है, ऐसे मूड माहौल में कल का बाजार आपको कैसा दिखता है और कल के बाजार में कल के लिए कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए पिछले कुछ दिनों से हम एक दमदार तेजी हमारे बाजारों में देख रहे हैं। हमने देखा निफ्टी 16,600 के लेवल से अब 18,000 के लेवल्स आ गए हैं निफ्टी में, तो एक बहुत ही शानदार तेजी पिछले 10-15 दिनों में बनी है। तो स्वाभाविक है कि बाजार थोड़ा सांस लेने के लिए रुका है। हालांकि मंदी आज भी नहीं थी, बट आज बाजार में निफ्टी में उतार चढ़ाव के बावजूद निफ्टी फाइनली पॉजिटिव क्लोज हुआ। बट ब्रॉडर मार्केट आज इतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज ये जो रैली थी आज की, पर्टिकुलरली लेड बाय आईटी, जो कि कल नतीजे आने वाले हैं आईटी कंपनीज के, जो दिग्गज तीनों आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो, तीनों के एक साथ कल नतीजे आएंगे। तो आईटी सेक्टर ने आज रैली को लीड किया और उसके अलावा रियल्टी, पावर, इन सब सेक्टर्स में थोड़ी बहुत तेजी देखी गई। बट बाकी मेटल्स और बैंकिंग ने आज थोड़ा निराश किया। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये जो बाजार में जो ठहराव भी है, वो भी एक खरीदारी करने का मौका है। आने वाले दिनों में मैं बाजार पे बुलिश हूँ। बाकी कल के लिए जो मेरा पिक रहेगा वो कैश मार्केट का स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल। एक सॉलिड कंपनी है, ये आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की एक लीडिंग ईपीसी कंपनी है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और मेनली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में काम करती है। बट इसके अलावा भी
रेलवेज है, सिविल है, केबल्स है, इन सब सेगमेंट्स को कैटर करती है। 50 से ज़्यादा देशों में इनका कारोबार होता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त 23,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और हाल ही में भी एक बड़ा 1105 करोड़ का 2-3 दिन पहले भी इनको ऑर्डर मिला। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। आपके रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21%, फिर पिछले 5 साल का पैट का कैगर रहा है 28% का। तो इस स्टॉक पे मैं कल के लिए भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये स्टॉक कल 505 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 480 का स्टॉप लॉस रखें। अच्छा अच्छा सर, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा है ऐसे मार्केट में, तो उनके लिए क्या राय आपकी होगी और उनको कहां पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, जिस सेक्टर की मैं आज बात कर रहा था, जहां पे कल नतीजे आने वाले हैं, तो 3 जो दिग्गज आईटी कंपनीज है इनके नतीजे आएंगे। बट मुझे लगता है आप पोजिशनली खरीदारी करनी चाहिए। टेक महिंद्रा, इसके नतीजे की डेट शायद अभी तक आई नहीं है, बट 3rd वीक ऑफ द मंथ मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोस्टली उसी समय इनके नतीजे आते हैं। आज ये स्टॉक 1737 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है आईटी कंपनीज के जो इस तिमाही के नतीजे रहेंगे बहुत ही शानदार रहने चाहिए। एक्सेंचर के हमने नतीजे देखे, उनकी गाइडेंस देखी, उस लिहाज से भी लगता है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। बाकी टीसीएस ने बाईबैक का भी इन लेवल्स पे अनाउंसमेंट किया है और हो सकता है बाईबैक 10 से 15% प्रीमियम पे आवे आज की क्लोजिंग प्राइस से। तो मुझे लगता है पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा और यहाँ से टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 1800 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1700 रुपए का। तो ये 2 ट्रेड आपके लिए कल के लिए, इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल आप कहां पर ट्रेड आपके लिए ठीक रहेगा ये सर ने आपको बताया। आगे हम लॉन्ग टर्म की पिक भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कल टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के साथ किस भाव पर कंपनी बायबैक का ऐलान कर सकती है, इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, बताइए। ये हमारा कैलकुलेशन कहता है कि टीसीएस का बायबैक 4,238 से 4,625 इस रेंज में आ सकता है। और दरअसल ये पहली बार नहीं है कि कंपनी बायबैक कर रही है। इसके पहले भी कंपनी ने लगातार बायबैक किए हैं और उसके ट्रेंड को देखते हुए हमने ये आंकड़ा जो है वो निकाला है। अब देखिए 2017, 18, 20 में कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया था और तब जो कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया था तो कुल खर्च बायबैक पे कंपनी ने किया था करीब 16,000 करोड़ के आसपास का। हालांकि कंपनी के पास लगातार कैश बढ़ते जा रहा है, लेकिन लगातार कंपनी ने मेंटेन किया है कि करीब 16,000 करोड़ के आसपास का खर्च कंपनी बायबैक पे करेगी। तो उसी आंकड़े को लेकर इस बार भी हम चल रहे हैं। 1% के आसपास के इक्विटी का बायबैक जो है वो ये कंपनी कर सकती है। अब प्राइस पे हम कैसे आए, दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 जो बायबैक हुए हैं उसमें बायबैक के ऐलान के पहले की क्लोजिंग से अगर आप निकालेंगे तो करीब 18 से 20% के आसपास पे प्रीमियम पे कंपनी ने हमेशा बायबैक किया है। औसत निकालेंगे तो ये आता है करीब 19.3% के आसपास का। इस बेसिस पे अगर आप निकालेंगे तो अपर प्राइस बैंड जो आता है वो आता है 4,625 का। लेकिन पिछले तीनों बायबैक अगर आप निकाल के देखेंगे तो जो प्राइस थी क्लोजिंग बायबैक के ऐलान के पहले की और बायबैक के प्राइस, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो करीब 350 से 500 रुपये के आसपास का है। तो उसको मद्देनजर अगर आप रखेंगे तो 7 तारीख को जब ऐलान हुआ था उसके पहले की क्लोजिंग जो थी वो 3,850 के आसपास की थी। वहाँ से अगर आप 350 रुपये के ऊपर निकालेंगे तो ये आता है करीब 4,250 रुपये के आसपास का। इसके लिए हमारा जो प्राइस रेंज है वो है 4,238 और अपर प्राइस रेंज जो है वो है 4,625। इस प्राइस रेंज के बीच में बायबैक आ सकता है और ज़्यादा संभावना है कि करीब 4,500 या 4,600 के आसपास जो है टीसीएस का बायबैक निकल के आएगा। फिर से एक बार कंपनी करीब 16,000 करोड़ के आसपास का बायबैक में खर्च करेगी और करीब 1% के आसपास के इक्विटी का बायबैक जो है वो कंपनी कर सकती है। ओके, तो ये डिटेल में बताया वरुण ने। लेकिन कल इंफोसिस के भी नतीजे आने वाले हैं और क्या उम्मीद है इंफोसिस के नतीजों को लेकर, ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कुशल जी। तो इन्फोसिस के जो नंबर्स कल आने वाले हैं यहाँ पर हमारी नज़र है और आप देखिए डॉलर आय कंपनी की करीबन 3.7% बढ़कर लगभग 414 करोड़ डॉलर जो है कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। कंपनी की जो डाइमलर की डील है उसके रैंप अप होने से आय में बढ़त संभव है और डेफिनेटली अगर आप देखें तो कंपनी की जो कामकाजी मुनाफा है वो लगभग 3.3% बढ़ सकता है। ये मैं सिक्वेंशियल नंबर्स आपको बता रहा हूँ 7,200 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स, जिस तरह से वेतन खर्च और साथ साथ जो अट्रिशन दर है वो बढ़ती हुई नजर आई है, उससे कंपनी की जो मार्जिन्स हैं हिट हो सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 60 बेसिस पॉइंट्स घटकर 23% पर कंपनी की मार्जिन्स
कंपनी के मुनाफे में जो अन्य आय का कंपोनेंट है वो बढ़ सकता है और उससे 7% उछलकर कंपनी का मुनाफा 5800 करोड़ रुपए हम अनुमान करके चल रहे हैं। डेफिनेटली कंपनी की जो आय ग्रोथ गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में वो 17.5 से 18% की गाइडेंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब कंपनी रिवाइज्ड गाइडेंस अपनी घोषित कर सकती है और मार्जिन गाइडेंस जो है वो मेंटेन कर सकती है। बट डेफिनेटली कंपनी की जो डील टीसीवी और पाइपलाइन है वहां पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी, किस तरह से जो इन्फोसिस है वो इस पर कमेंट्री करती है। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स हैं वो डॉलर आय पर तो बेहतर रह सकते हैं, बट मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव हमें देखने को मिल सकता है। ओके, और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, आपके बजट में सस्ता शेयर का। और गहरी रिसर्च के बाद, डीप रिसर्च के बाद चुना गया आपके बजट में सस्ता शेयर लेकर आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं हमारे साथ। बताइए आशीष। देखिए, स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। सरकारी नवरत्न कंपनी है जो कि रियल एस्टेट के साथ कंस्ट्रक्शन और ईपीसी कंसल्टेंसी के कारोबार में है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, लेकिन इस स्टॉक को चुनने का सबसे बड़ा और खास कारण ये है कि बजट से पहले हर बार ये स्टॉक जो है बड़े एक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो इंफ्रा सेक्टर है इसके लिए बड़े ऐलान होते हैं। और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि हाईवे स्पेंडिंग्स में जो एलोकेशन है इसमें करीब 35% की जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले आपको नजर आएगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर बुक काफी दमदार है। 72,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अगले 8 से लेकर 10 साल के लिए बहुत बढ़िया जो है ग्रोथ के साथ आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती है। भारत में तो इनका कारोबार है बहुत स्ट्रांग, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे मालदीव्स में भी अगर आप देखें तो एक काम कर रहे हैं। 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक वहां से भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा 8000 करोड़ के जो आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ये पूरा करने जा रहे हैं। वहां पर चैनल पार्टनर्स की ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है, तो वहां पर भी अगर यूनिट्स की बिक्री होती है तो कंपनी को करीब करीब 2000 करोड़ का जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो स्टॉक हर लेवल से काफी आकर्षक नजर आता है, क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से जो है कर्ज मुक्त है। 4000 करोड़ 800 करोड़ का जो है कैश, यानी मार्केट कैप का करीब करीब आधा जो हिस्सा है वो कैश है, यानी काफी जो है फंडामेंटली बेहतरीन और बैलेंस शीट बहुत मजबूत है कंपनी की। पिछले 5 सालों में देखें तो 17% का आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। आय और मुनाफे का भी ट्रेंड अगर आप देखें तो लगातार हर साल जो है आकर्षक ग्रोथ यहां पर नजर आई है, यानी फंडामेंटल्स ग्रोथ के ट्रिगर्स मौजूद हैं और स्टॉक भाव के और वैल्यूएशन दोनों लिहाज से काफी सस्ता है। देखिए, तर्क तो हमने जान लिए, अब अनिल जी से उनकी राय जान लेते हैं। ये सही मायनों में बजट स्टॉक है, क्योंकि अगर आप बजट के आंकड़े देखें पिछले 9 में से 7 बार बजट से 1 महीने पहले इस स्टॉक ने 10 से 28% तक के रिटर्न दिए। मतलब इसके चलने का समय ही बजट के पहले वाला महीना ही है, यानी कि जनवरी का महीना। 10 से 28% तक के रिटर्न 9 साल में से 7 साल दिए। 2 साल मार्केट ही बहुत खराब रहा, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह, पिछले 7 में से 5 बजट में इस कंपनी के लिए कुछ न कुछ आया ही है, तो बजट के पहले की तेजी के लिए ये स्टॉक तैयार है, प्री बजट रैली के लिए बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात यह कि जब 72,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो और इस ऑर्डर बुक में कहीं कोई दूर दूर तक कमी होने के चांस नहीं है, बल्कि बढ़ने की ही संभावना है, तो इस ऑर्डर बुक का भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। सरकारी कंपनियों के पास लैंड बैंक है, तो ये सारी की सारी लैंड बैंक जो है वो डेवलप करने का काम ज्यादा से ज्यादा केसेस में एनबीसीसी ही करेगी। 9,200 करोड़ का मार्केट कैप है और कैश है कंपनी के पास 4,800 करोड़ का। 50% से ज़्यादा कैश इनकी बैलेंस शीट पे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। तो हमें लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है, यहाँ से भी खरीदारी का एक अच्छा मौका दे सकता है। 65 छोटा टारगेट है, उसके बाद 75 और 80 तक के बड़े टारगेट के लिए साल भर का व्यू बनाकर या बजट के पहले तक का व्यू बनाकर आप छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और बाकी साल भर की व्यू के हिसाब से एनबीसीसी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ये है वो स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में रह सकता है अच्छे फंडामेंटल्स के दम पर। और अब वक्त है कल की स्ट्रेटेजी जानने का, तो आइए आपको दिखाते हैं कि अनिल सिंघवी निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए किन लेवल्स पर नजर रखने का सुझाव दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है,
एक्सटर्नल फैक्टर तो वही होगा कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का ट्रेड होता है, क्योंकि आखिरी मिनटों में डाउ फ्यूचर्स ने तेज दौड़ लगाई, 125-150 पॉइंट ऊपर थे। दूसरा, हमारे इंटरनल फैक्टर्स में देखते हैं एफआईज के आंकड़े किस तरह के आते हैं। अगर हल्के फुल्के खरीदारी के आंकड़े भी आए तो बाजार में जोश बरकरार रहेगा। तकनीकी तौर पर तो हम मजबूत हैं ही, 18,000 के ऊपर बंद होने के बाद कहीं कोई समस्या है नहीं। ऐसे में बाजार थोड़ा और ऊपर जाने को तैयार है। सपोर्ट रेंज नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है और कल के लिए 17,900, 17,950 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 18,125, 18,200 तक जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 38,150 ये वो रेंज जो सपोर्ट का काम करेगी कल, और एक बार 38,500, 550 के ऊपर टिकने के बाद बैंक निफ्टी 38,800, 38,950 तक जाने की तैयारी कर सकता है। बैंकिंग शेयरों में अच्छा मजबूती का रुझान दिख रहा है, लेकिन कल के लिए सबसे अहमियत वाला सेक्टर होगा आईटी शेयरों का। आज मिड कैप आईटी शेयरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। दिग्गज शेयर भी सेकंड हाफ में मजबूत होते दिखे, खासतौर से टीसीएस जो कल रिजल्ट्स भी देगा, बायबैक पर भी विचार करेगा, साथ ही विप्रो और इन्फोसिस। इंटरेस्टिंग बात है कि इन तीनों ही कंपनियों के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे, तो उसका असर आपको ज्यादा गुरुवार को पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन कल ही से इस पर एक्शन थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो आईटी शेयर और बैंकिंग शेयर मेक और ब्रेक बाजार के लिए काम करेंगे कल। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत, एफआईज के डेटा अपनी जगह है, लेकिन कल के सेशन में इन दो सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी है और इन सबको हटाकर अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करते हैं तो कल भी वहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के भरपूर मौके होंगे। सरकारी कंपनियों पर और बजट से जुड़े हुए सेक्टर्स पर आपको कल फोकस करना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके कल बनने वाले हैं। और ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, कल आपके हिसाब से ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में आज भी अगर हम देखें तो 18,000 के ऊपर हम बंद हुए हैं और जिस तरीके से लोअर साइड पे बाइंग एक्शन बनी है, 18,000 के पुट पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है, तो ये क्लियरली दिखता है कि मार्केट अब 18,000 के बेस को यहाँ पे होल्ड करेगा और यहाँ से एक हायर साइड में ही हमें मूव आता हुआ दिखेगा निफ्टी में। तो इस तेजी को प्ले करने के लिए हम 18,050 एट द मनी का ही कॉल बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 93 रुपीज के आसपास। में हम 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 140 तक के। तो हम ये मान के चल रहे हैं निफ्टी में आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली लोअर साइड से और जिस तरीके से आईटी, बैंकिंग और अदर सेक्टर में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है कल भी एक अच्छा अपमूव निफ्टी में बनेगा। 18,100, 150 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगी, तो ये कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी का ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बैंकिंग से स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। उसमें फेडरल बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से आज लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे में जो बाइंग एक्शन बनी है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक को भी कल बाय किया जा सकता है। 102 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, तो फेडरल बैंक 94 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। लेकिन अब विकास जी, आप जरा बताएं सर कि ऐसे मार्केट में लंबे समय के लिए कहां पर पैसा लगाया जाए? हाँ बिल्कुल मृत्युंजय, जो लंबी अवधि के लिए जो स्टॉक आज मैंने पिक किया वो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है वाटेक वबाग। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में है, जिसमें वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन वगैरह करती है। इस कंपनी को पिछले कुछ क्वार्टर से या पिछले कुछ सालों से एक तो सरकार ने जो नमामि गंगे का एक मिशन शुरू किया है उसका फायदा हो रहा है। फिर इस पिछले बजट में जल जीवन मिशन के लिए भी सरकार ने काफी बड़ा एलोकेशन किया, उसका भी फायदा हो रहा है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है और इसमें बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी ने भी पिछले साल करीबन 8% हिस्सेदारी ली है और जो यूएस की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी इसमें अराउंड 2.52% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 450 रुपए का। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका विकास जी, डिटेल में बताने के लिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर पैसा लगाना चाहिए। और साथ ही बहुत शुक्रिया हमारी रिसर्च टीम का भी डिटेल खबर, डिटेल रिसर्च बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।